दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी मातबर सिंह का टॉर्च। पहाड़ों में मैदानी आदमी के दिन बड़ी मुश्किल से कटते हैं, खासतौर पे मेरे जैसे हारे हुए खिलाड़ी के लिए जो 2 बार 12वीं फेल हो चुका था। पहली बार बस कुछ नंबरों से और दूसरी बार पहली बार की नाकामयाबी की जिल्लत से। अब मेरा मनोबल टूट चुका था। अब पिताजी और माँ भी हार ही गए थे। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि पिताजी का ट्रांसफर यहाँ हो गया था। यहाँ कुछ भी नहीं था, न मार्कशीट की याद दिलाने वाले मुझसे आगे निकल चुके दोस्त, न लानतें फेंकने वाले रिश्तेदार, न कोई 10वीं पास की नौकरी वाले विज्ञापन। बस एक ही काम रह गया था मेरे लायक, पिताजी को दफ्तर से किसी भी समय लेने जाना, क्योंकि रास्ते ऐसे ढीठ थे कि उनको याद ही नहीं हो रहे थे। मैं भी रास्ता भटक गया था। अजीब बात थी, पूरी सीमेंट की सड़क किसी घर के लोहे के जालीदार दरवाजे के आगे जाके खत्म हो गई। अरे, मुझे रास्ता तो यही बताया गया था, पर ये तो खत्म हो गया। पूछने के लिए कोई आदमी भी नहीं दिख रहा था। मैं वहीं खड़ा रह गया, सोचने लगा, क्या मुझको अंदर जाना चाहिए? कहीं घर में कोई कुत्ता तो नहीं है? तभी न जाने किस शून्य से दाईं ओर की खाई से कंबल ढका ऊपर चढ़ता हुआ एक आदमी आया, और वो भी उस घर में बिना इजाजत घुसने लगा। मैंने इसको दबोच लिया। अरे यार, कमाल करते हो, किसी के भी घर में घुस जाओगे? अधेड़ आदमी मेरी तरफ मुड़ा, सिकुड़ी हुई छोटी छोटी आंखें और भवें न के बराबर। उसके हाथ में एक बड़ा सा भारी टॉर्च था। पूरा सूरज सर पे दमक रहा था, फिर भी उसने मेरे चेहरे की तरफ वो टॉर्च बढ़ाया और पूरे मुंह पे जला दिया। मेरी आंखें चुंधिया गईं। खींच तो गया, पर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बस आंखें मलने लगा कि उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। ना भैजी, घर तो बगल में है ना, ये तो रास्ता है। पहाड़ में तो ऐसे ही होता है। नहीं आए हो? कहाँ जाओगे? वो एक सांस में ही सब बोल गया। मैं खाली अंतिम वाक्य ही समझ पाया। मुझे अभी भी कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। ये सर्किट हाउस किस तरफ है? मैं भी तो जा रहा हूँ उधर ही। आ जाओ, मेरे साथ ही आ जाओ आप तो, कह के उसने टॉर्च मेरे मुंह से हटा के रास्ते की ओर कर लिया। अजीब आदमी था, टटोल टटोल के रास्ते पे चल रहा था और उस पे उसने टॉर्च भी जला रखी थी। रास्ते में कई जगह तो गिरते गिरते बचा। मेरा तो दिल ही रुक जाता जब वो खाई की ओर किसी झंडे की तरह हाथ पांव फेंकता सा फड़फड़ाता, फिर रुक जाता। ऐसा 2-3 बार हुआ। मुझे लग रहा था, गजब का बेवकूफ आदमी है। कैसी बेढंगी चाल, और पूरी धूप निकली होने के बाद भी सर पे कंबल और हाथ में टॉर्च लिए चल रहा है। इसे ये भी पता है कि सवेरा हुए कितने घंटे बीत चुके हैं। बहरहाल वो आदमी चले जा रहा था, उसके पीछे पीछे मैं भी था। रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। मैंने उससे पूछा, नाम क्या भाई आपका? सर्किट हाउस है क्या? आपका सर्किट हाउस आ गया भाई जी, आओ। मेरा नाम मातबर सिंह। नमस्ते। बहुत ही अटपटा सा आदमी था। अगर आपके आसपास कुछ अटपटा सा हो जाए तो आपका ध्यान अपने आप ही खिंच जाता है उस तरफ। उसने नाम बड़ी जल्दी में बताया, मातबर सिंह। मेरा अगला दिन शहर के डाकघर के सामने शुरू हुआ। मुझे डाक खाता खुलवाना था। बैंक वगैरह या तो थे नहीं या बहुत दूर थे। बड़ी अंधेरी, छोटी सी और संकरी जगह थी, लेकिन लोग ढेर सारे थे यहाँ। लाजमी था, आखिर ये यहाँ का बैंक भी तो था। फॉर्म वहीं एक मेज पे रखे हुए थे, जिनको मैंने बिना किसी से कुछ पूछे भरना शुरू कर दिया। ओए नेगी! बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि पीछे से कोई बड़ी जोर जोर से चीख रहा था, ओए नेगी! व्यवधान से मेरा ध्यान आवाज की ओर गया तो मेरे और आवाज के बीच में एक बड़ी सी लकड़ी की रैक थी, जिसके पीछे कोई डाकघर की शेड वाली छत पे टॉर्च जला बुझा के जैसे सिग्नल भेज रहा था। वो आवाज जिस नेगी को पुकार रही थी, उसने सिग्नल पकड़ लिया और रैक के पीछे से एक आदमी के साथ बाहर आ गया। कमाल का संयोग था, मुझे वही आदमी दिखा जिसने कल मुझको सर्किट हाउस पहुंचाया था। अरे वही मातबर सिंह। मेरी रुचि तो इसमें कल ही जाग गई थी। मेरा ध्यान अपने फॉर्म को छोड़ के मातबर पे टिक गया। उसकी एक एक हरकत को मैं गौर से देख रहा था। वो बाकियों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अपना टॉर्च उनके मुंह पे जला देता। वो टॉर्च उसके हाथ से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता था। अंधेरी जगह पे कभी कोई फाइल निकालता तो कभी कोई बंडल खोज रहा होता। चलने फिरने के लिए वो टॉर्च जला बुझा के सामने पड़ने वाली चीज का अनुमान लेता, लड़खड़ाता, फिर टटोल टटोल के चलने लगता।
अब तक मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया था, मातबर सिंह की सिकुड़ी हुई आंखें असल में बहुत कमजोर हैं। उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता था। मेरा काम तो जल्दी खत्म हो गया था, लेकिन मेरी रुचि मातबर में ऐसी जागी थी कि मैं वहां उसके काम खत्म होने तक रुका रहा। दिन जल्दी ढल गया। वो बाहर आया। आते ही उसका टॉर्च टिमटिमाया। सामने लेटे हुए अलसाए कुत्तों ने रास्ता छोड़ दिया। मातबर सड़क पे आया और उसका टॉर्च जलता रहा। लोगों के मुंह पे इतनी तेज रोशनी पड़ती तो वो समझ जाते कि यह मातबर है। कोई बुरा नहीं मान रहा था। छोटा शहर था, यहाँ लोग एक दूसरे को पहचानते थे। अपनी डगमग चाल से चलता कंबल ओढ़े हुए मातबर रास्ते पे अपना टॉर्च नचाता हुआ चला जा रहा था। ये टॉर्च ही उसकी आंखें थीं। मातबर अपनी टॉर्च से निकलते हुए रोशनी के गोले का पीछा करते हुए घर जाता था, रोज एक ही रास्ते से। घर पे रहना मतलब अपनी नाकाबिलियत को याद करना। कुछ दिन इससे दूर रहने का बहाना मातबर के रूप में मिल गया था। 2-4 दिन उसके पीछे लगे रहने से और डाकघर के लोगों से बात करके उसके बारे में नई नई जानकारी हासिल हुई। मातबर सिंह डाकघर में विकलांग कोटे का कर्मचारी था। दफ्तर में यूं तो कुछ खास काम नहीं कर पाता था, लेकिन सरकारी दफ्तर में उसके हितैषी बड़े थे, इसलिए उसके अधूरे काम से किसी को कोई परहेज या गुरेज नहीं था। दिक्कत यह थी कि मातबर का स्थानीय निवास पहाड़ की ऊंचाई पे जंगल से सटा हुआ था, जहां उसको पहुंचते पहुंचते रात हो जाया करती। सरकारी क्वार्टर में अकेले ही रहता था। उसका घर परिवार सब कहीं दूसरे गांव में था। दिन में तो गनीमत रहती, लेकिन रात उसके लिए खतरनाक हो जाया करती थी। पहाड़ों पे जंगली जानवरों का खतरा, खास तौर से पहाड़ी तेंदुओं का खतरा शाम होते ही मंडराने लगता है। कुत्ते अक्सर शिकार हो जाया करते हैं, लेकिन अगर कोई बदनसीब बच्चा या बड़ा आदमी भी फंस जाए तो बचना मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा बदनसीब मातबर हो तो मौत तय है। ये टॉर्च ही मातबर का चश्मा, उसकी दवा और उसका इलाज था। शहर अभी विकसित नहीं हुआ था। केबल कनेक्शन भी अभी अभी पहुंचा था। यहाँ बस एक अस्पताल था जिसमें सारे शहर की भीड़ जमा हो जाया करती। मातबर की उम्र के लोग अक्सर भीड़ से कतराते हैं। मातबर को देख के ही मैं समझा था कि आंखें कितनी कीमती चीज हैं। डाकघर आना जाना मेरे लिए आम होता गया। वहां धीरे धीरे मातबर से बातचीत भी आम हो गई। मैंने अपनी पासबुक उसको पकड़ाते हुए कहा, क्या भाई मातबर, ये क्या तुम टॉर्च लिए सबके मुंह पे चमकाते फिरते हो यार? अरे सबको परेशानी होती है, समझ में नहीं आता तुमको? इलाज करवा लो। अब कौन जाएगा देहरादून? पैसे किसके पास रखे हैं? वैसे भी टॉर्च रहता तो हिम्मत बनी रहती मेरी। मनोबल बहुत बड़ी चीज होती है। मैं समझ सकता था, क्योंकि मुझ में भी मनोबल पिछले साल ही चला गया था। बेचारा मातबर खुद को इस टॉर्च के सहारे बेवकूफ बना रहा था। मुझे उसका ये बहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने उसको तुरंत टोक दिया, अरे क्या बकवास है, इलाज करवा लो भैया मातबर, कहो तो मैं चलता हूं, नंबर वंबर सब लगा लेंगे। मातबर आज ठप्पे मारने वाले का काम संभाल रहा था। उसकी टॉर्च भी जली हुई थी। मेरे कहते ही उसने टॉर्च बुझा दी और ठप्पे मारने का काम भी रोक दिया। ऐसा भुला, या तो पूरे अंधे हो जाओ या बिल्कुल मत हो। डॉक्टर बीच वालों का इलाज नहीं करते ना। मुझे 20 साल हो रखे हैं ऐसे, आज तक अंधा नहीं हुआ, और ना मैंने करवाना नहीं था इलाज। भैया टॉर्च ही अच्छी मेरी, आप कहाँ ये सब बातें लेके बैठ गए, छोड़ो। इतने दिनों में पहली बार मातबर की टॉर्च इतनी देर तक बंद थी कि बिना उसकी रोशनी के मातबर का असल चेहरा दिख रहा था। वो चेहरा जो कुछ कुछ मेरे हारे हुए चेहरे से मिलता जुलता था। उसके बाद से मातबर मेरे थोड़ा और करीब आ गया था। मैं टहलते हुए एक दिन मातबर के घर पहुंचा। पहली बार मैंने पाया कि सर पे कंबल ओढ़े, बत्ती बुझा के मातबर टीवी के सामने बैठा है। उसमें सिर्फ आवाजें आ रही थीं। तस्वीर की जगह सैकड़ों मक्खियां भिनभिना रही थीं। मातबर बड़ी तल्लीनता से उसको देख रहा था। हाँ, अपनी टॉर्च जला के। मेरी वहीं हंसी निकल गई। मेरी हंसी थोड़ा अजीब है, सुनने वालों को चौंका देती है। मातबर को चौंकना पसंद नहीं था। उसने जैसे ही दरवाजे पे मेरी विभत्स आवाज सुनी तो बुरी तरह डर गया। उसको शायद लगा हो कि कोई जानवर ही घुस आया है। उसने वहीं अपना टॉर्च डंडे की तरह लहरा के मुझ पर धावा बोल दिया, कौन है, कौन है, भाई कौन है, भाग भाग भाग।
मातबर इतना आक्रामक हो गया कि मुझको वहां से भागना ही पड़ा। बाहर दोपहर की गाढ़ी धूप थी और मातबर के कमरे में गाढ़ा अंधेरा, जिसमें बस टीवी और टॉर्च जल रहे थे, इसलिए इतनी तेजी से बाहर आने के कारण मेरी आंखों पे भी अंधेरा छाने लगा। मुझे रास्ता साफ नहीं दिख रहा था, मैं फिर भी भाग रहा था। मातबर तो जैसे मेरा शिकार ही करना चाहता था, पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। मैं कहाँ भागा जा रहा था मुझको नहीं पता, पर धीमे धीमे मेरी आंखें दुरुस्त होती जा रही थी। जो ही वो पूरी तरह दुरुस्त हुई कि मेरे मुंह से कुछ सख्त ऊबड़ खाबड़ चौड़ी सतह टकराई, जिससे मेरा सर घूम गया। मुंह पे लगी चोट खा के मैं जमीन पे धम से आ गिरा और सामने चीड़ के पेड़ का तना पाया। आसपास देखा तो मैं उन्हीं पेड़ों से घिरा हुआ था। ऊपर ढेर सारे बंदर शोर मचा रहे थे। मेरे आने से बिदक गए थे वो। मैं उठ पाता कि उससे पहले दूर से चीखता मातबर भी मेरे ऊपर आ गिरा। मेरी हालत तो और बदतर हो गई। एक तो मुंह पे चीड़ की चोट, ऊपर से अब खुद पे गिरा या ढेड़। कहाँ कहाँ लगी ये तो पता नहीं, पर दर्द कई जगह होना शुरू हो चुका था। पर यह सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं था। आज मेरी किस्मत के शायद बचे हुए सारे दोषों का कोटा पूरा करने की तारीख थी। फनफनाता हुआ एक लकड़ी का ढेला कहीं से टन से आके मेरे सर पे आ लगा। खोपड़ी पहले ही चीड़ के पेड़ से टकरा के क्रैक हो गई थी। अब ये लगा कि दर्द से सर फटने लगेगा। मैं सर पकड़ के वहीं झुक गया तो एक और ढेला मेरी पीठ पे आ गिरा। अब गुस्से से जलता मैं अपना दर्द भूल के ढेले दागने वाले को खोजने लगा तो अचानक ढेलों की बरसात शुरू हो गई। मातबर को फिलहाल एक भी ढेला नहीं लगा था, पर उस बरसात से 4-5 ढेले एक साथ उसकी खोपड़ी पे भी पड़ गए। पड़ते ही मातबर एक दिशा चुन के उसकी तरफ दौड़ने लगा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया तो मैं भी आनन फानन में उसके पीछे अपनी खोपड़ी को ढके दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते जमीन पे बरसते लकड़ी के उन ढेलों को देख रहा था। चीड़ के फल थे या शायद फूल थे, लकड़ी के गुच्छों जैसे। ऊपर नाराज बंदर हम पे बरसा रहे थे। हम लोग भागते भागते जंगल में उनके इलाके में जो आ गए थे। उस दिन एक सीख मिली कि बंदर मेहमान नवाज नहीं होते। तभी मातबर किसी लट्ठे से टकरा के गिर पड़ा। मातबर जैसे ही गिरा वैसे ही उसका टॉर्च उसके हाथों से छूट के वहां की चीड़ की फिसलन भरी पत्तियों पे लुढ़कने लगा, बहुत तेजी से। घातक ढलान पे टॉर्च को पकड़ने की कोशिश मतलब जान से जाने का खतरा सीधे मोल लेना। लेकिन मातबर ने वो खतरा उठा लिया। मेरे हाथों ने तुरंत मातबर की टांग दबोच ली। अरे टॉर्च गिर गया मेरा टॉर्च। भैजी छोड़ो, खो जाएगा वो। भैजी छोड़ो, अरे जाने देना मातबर, टॉर्च के लिए मरेगा क्या? पर मातबर बेचैन होता जा रहा था। मेरा पूरा बदन दुख रहा था, पर फिर भी अपनी पूरी ताकत बटोर के मैं मातबर को जकड़े था। टॉर्च के साथ धीरे धीरे मातबर भी ढीला पड़ने लगा। ये तो गया भैजी, टॉर्च गिर गई खाई में। भैजी अब क्या करूंगा मैं? मातबर अचानक शांत होके मुझे देख के बड़ी दीनता से बोला। मुझे उसके टॉर्च के खो जाने का बेहद अफसोस हो रहा था। भैजी आप चलो, मैं आता हूं। मातबर ऐसे बोल रहा था जैसे टॉर्च को स्टेशन से रिसीव करने जा रहा हो। मैंने उसकी एक न सुनी। मुझे जबरन उसकी बाह पकड़ के उसको उसके घर ले जाना पड़ा। बदन दर्द से बेहाल था और उस पे मातबर पूरे रास्ते बस मेरा टॉर्च करता जा रहा था। उसके अंधेरे कमरे में पहुंचते पहुंचते मातबर पूरी तरह शांत हो गया। एक का आवाज नहीं। बस यहां बैठो तुम, मैं अब भी दूसरा टॉर्च लाके देता हूं तुमको, जाना मत कहीं। यह कह के पूरा आश्वस्त होने के बाद मैं उसके कमरे से बाहर निकला। मातबर का मकान काफी सुनसान से इलाके में था। वो जानवरों से बहुत डर डर के रहा करता था। उसके मकान के बाहर उसका एक पड़ोसी दिख गया। देखना कहीं बाहर ना निकल जाए, मैं आ रहा हूं अभी, ठीक? उस आदमी ने मेरी बात समझी या नहीं, पर अपनी मुंडी झटक के हामी भर दी। मैं भी आश्वस्त होकर नजदीकी बाजार की ओर चल पड़ा। अनजाने में ही सही, लेकिन मुझसे उस बेचारे मातबर का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। मेरा पूरा बदन उन बंदरों की मेहमान नवाजी को याद कर रहा था। लेकिन अगर मातबर को टॉर्च नहीं मिला, जो कि उसका मनोबल भी था, तो मातबर पक्का लाचार हो जाएगा, कुछ कुछ मेरी तरह। यह भी तो हो सकता है कि काम पे जाना ही छोड़ दे। वैसे इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बार भी लगा नहीं कि मातबर दुखी है, या क्या पता पहाड़ी लोगों के दुख के भाव हम मैदानी लोगों से अलग होते हों। मैंने मातबर के टॉर्च की तरह दूसरा ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका मिलना नामुमकिन सा लगने लगा।
ये शहर इतना छोटा है कि यहाँ बस ज़रूरत भर की चीज़ें ही मिल पाती थी। मातबर का टॉर्च कोई साधारण टॉर्च तो था नहीं, मिलिट्री वाला था। बहुत देर तक दुखते थकते बदन को ढोते हुए मैंने फैसला किया कि फ़िलहाल कोई काम चलाऊ टॉर्च लेके उसको दे देता हूँ, बाद में उसके टॉर्च से भी बेहतर उसके लिए कहीं से ले आऊँगा। मैंने वही किया। एक छोटा प्लास्टिक का गुलाबी टॉर्च लेके मैं मातबर के घर की ओर बढ़ गया। मैंने मातबर के कमरे का दरवाज़ा खोला, बत्ती जलाई जो जली नहीं, तो उसका टीवी चला लिया। रोशनी काफ़ी नहीं थी, इसलिए उस नए टॉर्च का सहारा लेना पड़ा। एक कमरे का मकान, बिखरा सामान और मातबर सिंह नदारद। मैं भाग के उस आदमी को देखने बाहर गया जिसको मैं उसकी जिम्मेदारी सौंप गया था। किस्मत से बाहर ही था, किसी पेड़ की टूटी लकड़ियां बीन रहा था। मैंने चिल्ला के उससे पूछा, ओए मातबर सिंह कहाँ गया? शायद उसे सिर्फ मातबर ही समझ में आया था, सो उसने एक दिशा की ओर इशारा कर दिया। मेरी समझ में नहीं आया, बस इतना कि मातबर अपने कमरे में नहीं है। आखिर कहाँ चला गया होगा? उस मूर्ख आदमी की बताई दिशा की ओर मैं बढ़ गया, मातबर को ढूंढने। उस दिशा से होके जाती हर दिशा में देख लिया, खाई में झांक के भी देख लिया, पर मातबर का कुछ पता नहीं चला। मेरा बदन दर्द और बढ़ गया। बेवजह की भागदौड़ बहुत हो गई थी। मेरा दर्द अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सो मैं घर लौट आया। रात भर हल्दी वाला दूध सुड़कते हुए बस मातबर को ही सोच रहा था। कहाँ गया होगा? घर पहुंच गया होगा क्या? मुझे बेचैनी सी होने लगी थी। फिक्र हो रही थी इस अनजान आदमी की। रात काफी हो चुकी थी। पहाड़ी बरसात का कोई भरोसा नहीं होता। इस तरह बेचैन रात में बरसात का हो जाना बेचैनी और बढ़ा देता है। आज तो एक घर में दो बेचैन थे, एक मैं और दूसरी मेरी माँ। ए विकी, तेरे पापा छाता लेके नहीं गए थे? जा उनको लेके आ जा। फोन भी नहीं करता ये आदमी। दिन मेरा आज बहुत खराब बीता था। अब शायद रात भी वैसी होने जा रहे थे, वरना पिताजी के इतनी देर तक वहां रुके रहने और उस पे इस बरसात का क्या कारण था? बरसात जोर पकड़ने लगी। छाता मजबूत था, डटा हुआ मेरे साथ चलता चला जा रहा था। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, रास्तों की रोशनी कम होती जा रही थी। धीरे धीरे सुबह जन्नत लगने वाला पहाड़ डरावना होता जा रहा था। मैं अपने घर और पिताजी के दफ्तर के रास्ते को आधा विभाजित करने वाले नाले के छोटे से पुल पे आ पहुंचा था। सबसे डरावना इलाका, जहां चारों तरफ ऊंचे पहाड़ अपने पेड़ों की चोटियों के साथ शैतान जैसे मालूम पड़ते थे, और नाले के आसपास घनी ऊंची महकती हुई झाड़ियां। खून मेरी उंगलियों से निकल के मेरे पैरों में चला गया। शुक्र है बरसात बंद होने वाली थी। पुलिया पार करते करते मेरी दाईं ओर की झाड़ी से कुछ टहनियां टूटने की, फिर कुछ डकारने जैसी आवाज आई। अब मुझ में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आवाज पास आ रही थी। शायद कोई जंगली जानवर मुझको अकेला पा ही गया था आज। मुझे यहाँ के लोगों ने बताया था कि अगर माहौल अचानक तीखी बदबू से भर जाए तो समझो तेंदुआ आसपास ही है। ये बात याद आते ही बदबू से माहौल भी भर गया। तय हो गया था कि उन झाड़ियों में तेंदुआ ही है। मेरी हनुमान चालीसा निकल गई। मैं दोहे पे दोहे पढ़ रहा था और आवाज और पास आती जा रही थी। आवाज का बस अब झाड़ी के बाहर ही आना बचा था कि तभी एक जोरदार रोशनी उस झाड़ी पे पड़ी और आवाज थम गई। कुछ दो चार बड़े बड़े पत्थर उस झाड़ी पे जाके गिरे, जिसके बाद कुछ मोटी मोटी टहनियों के टूटने की आवाज आई जो दूर होती गई। मेरी समझ में आ गया था कि वहां जो कुछ भी था वो भाग गया है। रोशनी बहुत तेज थी जो अब मेरे चेहरे पे थी। मैं कुछ कह नहीं पा रहा था कि वो रोशनी हल्की सी हटी और सामने मातबर सिंह दिखाई दिया। है मातबर? अरे तुम कहां से आ गए भाई? मैं तो ढूंढने गया था ना अपने टॉर्च वहां पे। वहां से घर जा रहा था कि पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। वहां क्या बाग था क्या? मातबर अब तक वहां अपना टॉर्च खोज रहा था। मैं उस आदमी की अक्षमता से बड़ी उसकी हिम्मत देख के हैरान था। वो खाई से खोज के अपना मनोबल ढूंढ लाया था। वो मनोबल जो मेरे बस एक बार फेल हो जाने से छूट गया था। वो समय मेरे लिए चमत्कार जैसा था। छाती में कुछ हवाई चक्रियां से चल रही थीं। मातबर के मेरे पास खड़े होने से मुझको शर्मिंदगी और जुनून एक साथ महसूस हो रहे थे।
मातबर के टॉर्च का मेरे मुंह पे चमकना बड़ा अलौकिक लग रहा था। मैं खुद पे हंसा, फिर मातबर की बाह थाम के पिताजी को लेने चल पड़ा। इतने दिनों से मातबर और उसका टॉर्च मेरे सामने थे, पर सबक वो अदृश्य तेंदुआ दे गया था। फर्क इतना था कि मातबर का मनोबल उसके हाथ में था और मेरा मनोबल अभी अभी इस अनजान आदमी की वजह से मेरे अंदर पैदा हो रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।